अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो में हमने डेरिवेशन की थी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल हमने 4 डेरिवेशंस करनी है। 2 हम कर चुके हैं, रेडियस और एनर्जी हम कर चुके हैं, 2 बाकी हैं, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर दोनों की डेरिवेशन करेंगे। इसके अलावा जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। इन तमाम डेरिवेशंस में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है वो है रेडियस और सेकंड नंबर पर है एनर्जी। फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर ऐसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नाउ कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन। हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? फ्रीक्वेंसी किसकी? रेडिएशन की। कौन सी रेडिएशन? जो एमिट होगी इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन रेडिएशन कब एमिट करता है? इलेक्ट्रॉन रेडिएशन कब एमिट करता है? जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है। ठीक है, जब वो हायर एनर्जी लेवल से कहाँ आएगा? लोअर एनर्जी लेवल में। तो क्या एमिट होगी यहाँ से? रेडिएशन। उस रेडिएशन की हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। नाउ तो ये कुछ जनरल बातें थी। अच्छा, डेरिवेशन कि स्टार्टिंग में हम क्या लिखते हैं? कंसिडरेशन। ठीक है, तो हम इसमें क्या कंसीडर कर रहे हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या एमिट करेगा? रेडिएशन, एक ख़ास अमाउंट की एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा वो क्या एमिट करेगा? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। यहाँ पर जो हायर ऑर्बिट है हम इसे कह देते हैं N2। ठीक है, और लोअर ऑर्बिट का नाम हम क्या दे रहे हैं? N1। मतलब इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में आ रहे हैं। और हर ऑर्बिट की अपनी क्या होती है? एक ख़ास एनर्जी होती है। हर ऑर्बिट की अपनी क्या है? एक ख़ास एनर्जी है। तो सेकेंड ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी? E2। इसको हम डिनोट करेंगे E2 से। और जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, लोअर ऑर्बिट की एनर्जी है, इसे हम डिनोट करेंगे E1 से। अब यहाँ से कितनी एनर्जी एमिट होगी? ये बात हम बहुत एटॉमिक थ्योरी में कर चुके हैं कि जितना एनर्जी डिफरेंस E2 और E1 का होगा उतनी एनर्जी यहाँ से एमिट होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल E1 की एनर्जी है 10, E2 की एनर्जी है 30, तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? 20। ठीक है, 30 में से 10 माइनस करोगे क्या आएगा? 20। तो यहाँ से कितनी एनर्जी एमिट होगी? 20 जूल। ठीक है, तो डिफरेंस से ये मतलब है कि जितनी एनर्जी E2 की है उसमें से हम माइनस कर देंगे E1 की एनर्जी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डिफरेंस। और उतनी एनर्जी एमिट होगी जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम E2 टू E1। इसी बात को हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा? E2 माइनस E1। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने एनर्जी की एक्सप्रेशन ड्राइव की थी। ठीक है, तो एनर्जी किसके बराबर होती है? अगर हम लिखें E1 एनर्जी बराबर होगी माइनस ME4 डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर और 1/n स्क्वायर। अच्छा, हम किसकी बात कर रहे हैं? E1 फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी की। तो n क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1। ठीक है ना, फर्स्ट शेल को हमने क्या कहा हुआ है? N1। अब E2 की एनर्जी क्या होगी? इसी तरह से सेम होगी। ठीक है, माइनस ME4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर और 1/n स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? E2 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो शेल भी कौन सा होगा? 2, तो यहाँ पे N2 होगा। देयरफॉर डेल E किसके बराबर हो गया? E2 क्या है? माइनस ME4 डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। इसको हम लार्ज ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, फॉर्मूले का अपना माइनस बिल्कुल उसी तरह से आएगा। नाउ E1 माइनस ME4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर 1/n1। यस, क्योंकि हम E1 की वैल्यू लिख रहे हैं ना। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? साइन मल्टीप्लाई हो रहा है। एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर 1/n
2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस है, अंदर भी माइनस है, हम क्या करेंगे माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर और फिर 1/n1 स्क्वायर। यहाँ पर देखो एक वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में है, एक पॉजिटिव में है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिखेंगे। ठीक है, del E me4 डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई प्लस वाली वैल्यू। अब लिखेंगे माइनस वाली वैल्यू me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर लास्ट वाले फॉर्मूले पे देखो, हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव में है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर me4 डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ये इस पॉजिटिव टर्म में भी है, नेगेटिव टर्म में भी है। ठीक है, दोनों में है, दोनों में कॉमन है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से me4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। कैसे कॉमन लेंगे देखो, me4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ये हमने कॉमन ले लिया दोनों टर्म से। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म को देखो, हमारे पास ये तो कॉमन आ गया, क्या रह गया फर्स्ट टर्म में 1 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर, क्या रह गया 1 डिवाइड बाय n1 स्क्वायर, ये माइनस उसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड टर्म में देखो, इसमें से हमने ये वाला पार्ट कॉमन ले लिया। ठीक है, हमारे पास क्या रह गया 1 डिवाइड बाय n2 स्क्वायर। हमने n1 स्क्वायर को क्यों नहीं कॉमन लिया, क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म में n1 स्क्वायर है, सेकंड टर्म में क्या n2 स्क्वायर, दोनों सेम नहीं है ना, दोनों क्या है डिफरेंट हैं, तो इसलिए ये कॉमन नहीं आ सकते। ठीक है, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन गई me4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर 1 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n2 स्क्वायर। अगर याद हो तो हमने इस टर्म को लास्ट वीडियो में किसके इक्वल लिया था, k के। ठीक है, इस टर्म को हमने क्या कह दिया था, k। ठीक है, एक कांस्टेंट लिखा था इसकी जगह पे, दैट इज़ k। k की वैल्यू थी 2.18 एक्सपोनेंट -18 जूल्स, क्योंकि एनर्जी की बात हुई थी। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2.18 एक्सपोनेंट -18। ठीक है, ये हमने इसकी जगह पर रख दिया, और यहाँ पे क्या आ गया 1 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n2 स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर 1 मिनट के लिए हम रुकेंगे। हमने यहाँ पे क्या निकाला है, एनर्जी। अभी हमारी डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुई, हमें क्या चाहिए फ्रीक्वेंसी। हमारे पास डेरिवेशन में अभी फॉर्मूला किसका आया है, एनर्जी का। ठीक है, एक ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास एनर्जी का, एक याद है हमने लास्ट वीडियो में भी ड्राइव किया था। दोनों में फ़र्क क्या था, ये वैल्यू तो उसमें भी थी। ठीक है, वहाँ पर फ़र्क क्या था, वहाँ पर था 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर, बस ये था वहाँ पर। यहाँ पर क्या n1 भी है n2 भी है। तो अब इस बात को यहीं पर समझ लो कि जब हम बात करेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की एक ख़ास ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी बतानी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें सिर्फ एक शेल की बात होगी, जिसमें सिर्फ n स्क्वायर आएगा। बट जब बात होगी कि एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से निकल के दूसरे शेल में आ रहा है, तो कितनी एनर्जी इमिट होगी, अगर हमने ये बताना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n2 स्क्वायर, क्योंकि अब दो शेल्स आ गए ना, अब n2 भी आ गया और n1 भी आ गया। ठीक है, दोनों अलग फॉर्मूले हैं और दोनों को हमने अलग जगहों पर यूज़ करना है। ये दोनों फॉर्मूले किसके थे, एनर्जी के। डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुई अभी, इसकी जगह पर हम k भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल E इज इक्वल टू k 1 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n2 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखो हमने बात की है बोहर एटॉमिक थ्योरी में भी और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में भी, के जो डेल E है वो बराबर होता है h म्यू के। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डेल E की जगह पर h म्यू रखेंगे। h म्यू इज इक्वल्स टू me4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, हमने सिंपल क्या किया, डेल की जगह पे h म्यू रखा है। हमें निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी।
हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को एक साइड पे रखेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हैं उनको दूसरे साइड पे डालेंगे। 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h2 है, यहाँ पर एक h है, जब ये यहाँ पर आएगा ये क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, h स्क्वायर और h पावर प्लस हो जाएगी, इस पर 1 पावर है, क्या बन जाएगा, h क्यूब, तो h क्यूब बन जाएगा ये, ठीक है। 1 डिवाइड बाई एन स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एन टू स्क्वायर, ठीक है। ये वो फॉर्मूला है जो कि हमने ड्राइव करना था फ्रीक्वेंसी का, ये हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज़, HERTZ, हर्ट्ज़, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं HZ। नाउ जल्दी से आ जाओ वेव नंबर पर। नेक्स्ट डेरिवेशन हमारी है वेव नंबर, कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है। तो पहले देखो वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर पे पहले हमने बात नहीं की है, ठीक है। वेव नंबर क्या है, वेव नंबर मीन्स नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ, ठीक है। यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का मतलब है 1 सेंटीमीटर में या फिर 1 मीटर में जितनी वेव्स आ रही है वो क्या है, वेव नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, इसमें कितनी वेव्स आ रही हैं, 1 2 3 वेव्स आ रही हैं, मतलब वेव नंबर क्या हो गया यहाँ पे 3। यहाँ पे कितनी वेव है, 1, ठीक है। ये एक पूरी वेव होती है, वेव एक वेव है तो 1 हो गया वेव नंबर। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे वेव नंबर क्या हो गया 5। तो यूनिट लेंथ में जितनी वेव्स आएंगी वो क्या कहलाएगा, वेव नंबर, ठीक है। वेव लेंथ डिफरेंट चीज़ है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट चीज़ है। वेव नंबर को हम डिनोट करते हैं V बार से, ठीक है। तो जहाँ भी ये सिंबल यूज़ होगा इसका क्या मतलब होगा, वेव नंबर। अच्छा देखो वेव नंबर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेव नंबर मल्टीप्लाई बाय सी क्या है, स्पीड ऑफ वेव। यहाँ हम बात कर रहे हैं फोटोन, तो ये क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट वेव, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट, सी क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वेव नंबर, सी स्पीड ऑफ वेव या स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा अभी हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ड्राइव किया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आई थी, ME4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n2 स्क्वायर, ठीक है। ये क्या था, फ्रीक्वेंसी। अब सिंपल हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी की जगह पे फ्रीक्वेंसी की एक्सप्रेशन रख देंगे, तो वेव नंबर VC इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आई है, ME4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, 1 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n2 स्क्वायर। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, वेव नंबर, ठीक है। हम क्या करेंगे, सी को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो वेव नंबर बराबर हो जाएगा ME4 के डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर और साथ में सी यहाँ से यहाँ पर आ गया है, ठीक है। 1 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर, ये इस तरह से ही आता रहेगा। अच्छा यहाँ पे h क्यूब होगा ना, h क्यूब। अब इतनी सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ आ गई हैं, हम क्या करेंगे, इन तमाम कांस्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू की जगह पर क्या रख देंगे, एक दूसरा कांस्टेंट। सो सिंस ME4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब और c, इसको हम कह देते हैं RH क्या है, RH को हम कहते हैं राइटबर्ग कांस्टेंट। अभी आगे डेरिवेशन हम कंटिन्यू करते हैं, मैं लास्ट में इसका बताऊंगी, ठीक है। वेव नंबर बराबर हो गया, इन तमाम की जगह पे क्या लिख दोगे, RH राइटबर्ग कांस्टेंट, RH राइटबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। ये तमाम वैल्यूज़ की जगह पे हमने RH रख दिया, क्या रह गया, 1 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर 1 डिवाइड बाई n2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है जो कि हमने ड्राइव करनी है वेव नंबर की। RH क्या है, इज इक्वल्स टू राइटबर्ग कांस्टेंट, इसका नाम क्या है, राइटबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या है, 109678,
पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 2.3 ऑन पेज नंबर 31। ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स हम पहले कर चुके हैं। अच्छा, इस सवाल में हमें कहा जा रहा है कैलकुलेट वेव नंबर। हमने क्या निकालना है? वेव नंबर। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, एटम कौन सा है? हाइड्रोजन एटम, जम्प फ्रॉम 4th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट। ठीक है, कहाँ से आ रहा है? 4th ऑर्बिट से आ रहा है, कहाँ पे? 2nd ऑर्बिट में। N2 क्या हो जाएगा? 4, और N1 क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, 4th ऑर्बिट से 2nd में आ रहा है। ठीक है, तो हायर को हमने क्या लिया था अपने डेरिवेशन में? N2। तो N2 किसके इक्वल हो गया? 4 के। लोअर एनर्जी लेवल को हमने किसके इक्वल लिया था? N1 के। लोअर कौन सा है? 2nd, तो N1 किसके इक्वल हो गया? 2 के। अब हम क्या करेंगे? डाटा बनाएंगे। डाटा में हमें गिवन क्या क्या है? N1 गिवन है 2, N2 गिवन है 4, और हाइड्रोजन एटम है तो Z लिख लो। वैसे हमें Z का कोई काम नहीं है न्यूमेरिकल में। ठीक है, रिक्वायर्ड हमें है वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर सॉल्यूशन फॉर्मूला हमने अभी ड्राइव किया है। वेव नंबर का क्या होता है? राइडबर्ग कांस्टेंट और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम वैल्यूज़ रखेंगे। ठीक है, राइडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? सवाल में गिवन है, मीटर में गिवन है। ठीक है, 1.09678 एक्सपोनेंट 7, और 1/n1 क्या है? 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। N2 क्या है? 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करना है। 1.09678 एक्सपोनेंट 7 ऐसे ही आ गया। अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायर ले सकते हैं। 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला। हमने यहाँ पे क्या किया? सिंपल इसका स्क्वायर लिया। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? 1.09678 एक्सपोनेंट 7 ऐसे ही आ गया। अब 1 को 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 0.25 माइनस, नेक्स्ट क्या करो? 1 को 16 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 0.0625। अब इजी हो गई कैलकुलेशन। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? दोनों को माइनस कर दो। दोनों को जब माइनस करोगे आंसर आ जाएगा 678। एक मिनट, इसको हम पहले लिख लेते हैं 7। आंसर आ जाएगा 0.187। नाउ नेक्स्ट क्या हो रहा है? 0.187 मल्टीप्लाई हो रहा है राइडबर्ग कांस्टेंट से। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 2.051 एक्सपोनेंट 6। यूनिट क्या होगी? राइडबर्ग कांस्टेंट हमने किस में लिया है? पर मीटर में। ठीक है, पर मीटर में, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा? ये क्या हो गया हमारा आंसर?